गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे और नया नया चीज़ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज की क्लास में हम मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे कि मादा जननांग होता क्या है। आज उसके बारे में हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मादा जननांग की संरचना देखेंगे कि संरचना होता क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे ये मादा जननांग की संरचना है। चल देखिए ये पूरी क्या है, ये पूरी मादा जननांग की पूरी संरचना है। तो चलिए यहाँ पर देखें हम लोग मादा जनन अंग। देखिए बच्चों ये पूरी मादा जननांग की संरचना है। अब इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक नलिका होती है, यहाँ पर एक नलिका होती है जिसे बोलते हैं हम फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी कि अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं इसको। याद रखेंगे ये जो फिलिपियन ट्यूब है यहाँ पर नली जैसी होती है उसे बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका बोलती है। देखिए और यहाँ पर एक गोल जैसा संरचना होता है जिसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, यानी कि ये अंडाशय होता है। इसका नाम पता चलेगा हम लोग अंडाशय है ये। चलिए यहाँ पर हो गया फिलिपियन ट्यूब हो गया और यहाँ पर एक गोल जैसी संरचना होती है अंडे के समान, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। चलिए अब देखिए और यहाँ पर इस अंडाशय के अंदर में कुछ छोटे छोटे अंडा के आकार में कुछ गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इसे अंडाणु। इससे अंडाणु कहते हैं। चलिए और यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये पूरी संरचना, ये गर्भाशय है। यहाँ पर ये पूरी संरचना क्या है, गर्भाशय है। ये पूरी संरचना क्या है, गर्भाशय है। ठीक है, एक नाशपाती के आकार की होती है। ये पूरी क्या है, ये पूरी गर्भाशय है। और यहाँ पर योनि मार्ग होता है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये योनि मार्ग होता है और ये संरचना वही चीज है। तो चलिए सबको पार्ट बाई पार्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंडवाहिनी नलिका यानी कि फिलिपियन ट्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग इस फिलिपियन ट्यूब के बारे में। देखिए बच्चों यहाँ पर जितने भी जो अंडाणु है इस फिलिपियन ट्यूब की मदद से इस गर्भाशय की ओर आते हैं। सबसे पहले जो अंडवाहिनी नलिका है वो यानी कि फिलिपियन ट्यूब है, यहाँ इस अंडाशय के अंदर में जितने भी अंडाणु होते हैं इसी के रास्ते में कहाँ आते हैं, गर्भाशय के पास आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंडवाहिनी नलिका। इसका कुछ काम नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो रहा है इस अंडाशय के अंदर में, ये ले जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ले जाने वाला रास्ता होता है और कुछ नहीं है। अंडवाहिनी नलिका की एक ही कार्य है कि यहाँ से जो अंडाशय के अंदर में जो अंडाणु का निर्माण होता है उसको ले जाने वाला एक रास्ता होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। चलिए और यहाँ पर सेकेंड नंबर में देखेंगे कि अंडाशय होता क्या है। तो अंडाशय कुछ नहीं है, जो अंडाणु का निर्माण होता है जिस जगह पे उसी को हम बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं। और इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाशय का कुछ रोल नहीं होगा। अंडाशय
इसी अंडाशय के अंदर में छोटे छोटे अंडाणु का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद में फिर पढ़ना थर्ड नंबर पे यहाँ पर अंडाणु क्या होते हैं, अंडाणु। हाँ, जो अंडाणु होते हैं बउआ, यही जो अंडाणु होते हैं एक्चुअली में इस मादा जनन का मुख्य योगदान होता है। इसी जो अंडाणु है, इसी का मादा जनन में मुख्य योगदान होता है। याद रखेंगे, सारा खेल इसी अंडाणु का होता है। और देखिए ये मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। हम पिछले क्लास में बता चुके होंगे कि जो अंडाणु होते हैं ये मादा जनन का सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी कि आप मेल का भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए होता एक्चुअली में ये है। देखिए अब देखिए जो अंडाणु का जो काम होता है, ये अंडाणु बहू क्या होता है कि फिलिपियन ट्यूब से यहाँ पर किसका इंतजार करता है, तो शुक्राणु का इंतजार करता है कि शुक्राणु कब आ जाए। यहाँ पर प्रत्येक महीना में एक अंडा निकलता है और इस फिलिपियन ट्यूब के सामने जाकर खड़ा होता है। ये किसी का इंतजार करता है। ये इंतजार किसका करता है, तो शुक्राणु का, शुक्राणु का ये इंतजार करता है। और देखिए अब ये जो अंडाणु है और यहाँ से जो शुक्राणु है, इस योनि मार्ग से शुक्राणु अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच में सम्मेलन होता है। अंडाणु और शुक्राणु के बीच में क्या होता है, सम्मेलन होता है। तो सम्मेलन के फल स्वरूप क्या होगा, कुछ दिन के बाद में दोनों का हुआ गर्भाशय में आते हैं और गर्भाशय में आकर कुछ दिन के बाद में ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। बात समझे? तो अंडाणु कुछ नहीं है, अंडाणु यहाँ से प्रत्येक महीना के बाद में अंडाशय के सामने आकर जमा हो जाता है और शुक्राणु का इंतजार करता है। जैसे ही शुक्राणु इस योनि मार्ग से अंदर जाकर अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं, संलग्न कराते हैं। तो उसी संलग्न के फलस्वरूप इसमें क्या होता हुआ, भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण कहाँ बनते हैं, तो भ्रूण यहाँ बनता है। जो भ्रूण होते हैं इस गर्भाशय के अंदर में बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अंडवाहिनी नलिका में क्या होते हैं। तो अंडवाहिनी नलिका में केवल अंडाशय पास करते, अंडाणु पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, इस गर्भाशय में होता है। ठीक है, जो एक नाशपाती के आकार के जैसा होता है। चलिए देखिए ये जो अंडाणु है ये मानव का सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। ये मानव के सबसे बड़ी कोशिका होते हैं अंडाणु। देखिए अब इसी अंडाणु से बउआ कुछ हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन बोलते हैं। वो कौन सा हार्मोन होगा, महिला सेक्स हार्मोन होगा। इसी अंडाणु से दो हार्मोन का स्राव होता है, उसी को बोलते हैं सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो पहला होता है प्रोजेस्टेरोन, पहला होता है प्रोजेस्टेरोन होता है और दूसरा का होता है एस्ट्रोजन। ये दोनों क्या हुआ, ये सेक्स हार्मोन है। ये सेक्स हार्मोन होते हैं। लेकिन सेक्स हार्मोन कौन सा होगा, ये महिला होगी, ये महिला सेक्स हार्मोन होता है और इसी अंडाणु से स्राव होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो सेक्स हार्मोन होता है किस से स्राव होता है। तो हम जानेंगे आज कि इस अंडाणु से होते हैं। ठीक है, यही दोनों क्या हुआ, ये महिला सेक्स हार्मोन है। एक तो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, उसके बाद में एस्ट्रोजन होते हैं। एक दोनों क्या है, महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो बातें हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखेंगे, जानेंगे कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। देखिए इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे कि बच्चा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर में अंडाणुओं का निर्माण होता है और प्रत्येक महीना के बाद में इस फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर बबू आकर ये रुकता है। उसके बाद में ये जो शुक्राणु होते हैं जिसे बोलते हैं स्पर्म, उसका ये इंतजार करता है। और देखिए इस शुक्राणु और
अंडाणु, इन दोनों के बीच में आपस में संलग्न होता है और संलग्न के फलस्वरूप यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। तो देखिए इन दोनों के बीच में वो निषेचन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो निषेचन की क्रिया होती है ये गर्भाशय ये मादा जनन में किस भाग में होती है? तो देखिए तो निषेचन की क्रिया होगा इससे अंडवाहिनी नलिका में होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर भी इसको बोलते हैं हम नर युग्मक भी बोलते हैं। इस शुक्राणु को हम नर युग्मक भी बोलते हैं और इस अंडाणु को हम मादा युग्मक भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसको बोलेंगे हम मादा युग्मक और इसको बोलेंगे हम नर युग्मक। और मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में संलग्न करेंगे तो संलग्न से के फलस्वरूप यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद में एक भ्रूण का निर्माण होता है और लगभग भ्रूण बनते हैं लगभग 5 या 6 दिन में। चलिए देखिए।